हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो पॉलिटिकल साइंस पेपर हुआ था, उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारे जो यूनिट फर्स्ट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसका पार्ट 4 वीडियो है। तो देख लेते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, who among the following had talk of the importance of the democratic decentralization and adult franchise as the basis of corporate democracy। कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी के बेसिस के रूप में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है और एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में कौन बात करता है, तो ये जयप्रकाश नारायण जो है तो बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट जो उनके बारे में जानकारी है। ये प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल फिगर रहे हैं, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस भूमिका रहा है इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भी, साथ साथ जो इंडियन पॉलिटिक्स रही है बात की उसमें भी। ये 1929 में यूएसए से लौट के आते हैं, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के इन्विटेशन पर। साथ ही साथ इनके जो गाइडेंस के रूप में कार्य करते हैं वो महात्मा गांधी जी इनके गाइडेंस के रूप में कार्य करते हैं। 1932 में इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, नासिक जेल में भेजा जाता है। इनका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के वजह से। जब ये रिलीज होते हैं तो उसके बाद ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फॉर्मेशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं 1934 में, जो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा बनाई जाती है, उसके एक मेंबर भी बनते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेफ्ट विंग ग्रुप है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका, ठीक। इसके बाद ये जनरल सेक्रेटरी भी बनाए जाते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक। जब इंडिया आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको अपने कैबिनेट में इनवाइट करते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये इसको रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। 1948 में ये कांग्रेस को लेफ्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सोशलिस्ट पार्टी 1952 में। लेकिन ये जो सोशलिस्ट पार्टी है इनकी, ये भी जेपी कृपलानी जो थे उनकी किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ मर्ज कर जाती है और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है। ये जो तो प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य करते हैं 1947 से 1953 तक, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के लिए, ठीक। ये जो फेडरेशन था ये लार्जेस्ट लेबर यूनियन माना जाता था इंडियन रेलवे का उस समय का, ठीक। आज़ादी के बाद ये जयप्रकाश नारायण जो है तो अपने आप को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग कर लेते हैं, उससे दूरी बनाने का मन बना लेते हैं। और जो है तो इनका फोकस जो ये कहते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो फोकस होगा वो सोशल काजेस जो इंडिया के हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स है उन पर फोकस बढ़ाने की बात करते हैं। ये एडवोकेट करते हैं कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी की, ठीक ना। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी जो इनका विश्वास नहीं रहता, कम्युनिटेरियनिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक। इसके अलावा ये दो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टैब्लिश करते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी 1974 में बनाते हैं, और दूसरा जो एनजीओ बनाते हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज 1976 में, ठीक। ये टोटल रेवोल्यूशंस भी चलाते हैं जिसको संपूर्ण क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 7 रेवोल्यूशंस होते हैं। जो टॉपिक होते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशन और स्पिरिचुअल, इन 7 पे आधार पे ये मूवमेंट चलाते हैं। टोटल रिवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। साथ साथ ये सर्वोदया के आइडियल से भी प्रभावित रहते हैं। ये जो टोटल रिवोल्यूशन का अपना स्पीच देते हैं 1974 में देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, जयप्रकाश नारायण। इसमें जो देश जो है तो इन्फ्लेशन से पीड़ित था, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट था, साथ ही साथ जो सप्लाईज और इसेंशियल गुड्स की थी उसकी भी कमी थी। इस वजह से जो है तो ये अपना टोटल रिवोल्यूशन का सिद्धांत देते हैं। इसके अलावा ये सर्वोदया मूवमेंट से भी जुड़े रहते हैं। सर्वोदया मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा किया गया था। सर्वोदया जो शब्द क्वाइन किया गया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये जॉन रस्किन की जो बुक है अनटू अनटू द लास्ट, उससे प्रभावित होकर ये सर्वोदया कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने अपनाया था। और उसी के फिर आधार पर जयप्रकाश नारायण भी अपना जो तो कॉन्सेप्ट देते हैं सर्वोदया का। उनके जो सर्वोदया का कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी शुड बी क्लास एंड स्टेट फ्री। जो सोसाइटी है, समाज है, वो क्लास और स्टेट फ्री होना चाहिए। लोक नीति जो है तो होनी चाहिए राजनीति की जगह पे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक। और साथ ही साथ वो कहते हैं सिस्टम विल बी पीपल्स सोशलिज्म होना चाहिए, ठीक। ताकि इंश्योर की जाए समाज में केवल आज़ादी और इक्वलिटी, समानता ही नहीं बल्कि हार्मनी और इमोरलिटी भी हो, ठीक। इसके अलावा इनका बिहार मूवमेंट भी फेमस है, जिसको जयप्रकाश नारायण मूवमेंट्स के नाम के भी जाना जाता है। ये मूवमेंट लॉन्च किया जाता है बिहार में 1975 में। ये कई जो बिहार मूवमेंट्स है वो कई स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ, जो ग्रुप्स थे उनके साथ मिलकर, जैसे बिहार राज्य संघर्ष समिति, एबीवीपी, द समाजवादी युवा जनसभा और बिहार छात्र संघ समिति, ये सब जो है तो
ऐसे स्टूडेंट ग्रुप थे जो इस मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो ये भी जयप्रकाश नारायण की ही बुक है, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया से है, इसमें असर्शंस रीजंस का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। देख लेते हैं कथन क्या दिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ राम मनोहर लोहिया। जो राम मनोहर लोहिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि हिज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया, इनका एक महत्वपूर्ण माना जाता है राम मनोहर लोहिया का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो ये सही है कथन। कारण दिया है, अकॉर्डिंग टू हिम ट्रूली नॉन वायलेंट सोसाइटी कैन बी अचीव्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इन अ सेंट्रलाइज सोसाइटी ह्यूमन बींग्स आर रेलिगेटेड इनटू बैकवर्ड बैकग्राउंड एंड लूज देयर फ्रीडम। यानी इनका मानना है कि जो नॉन वायलेंट सोसाइटी है वो डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पर ही अचीव की जा सकती है। जो सेंट्रलाइज सोसाइटी होती है उसमें ह्यूमन बींग को बैकग्राउंड में भेज दिया जाता है, पीछे ढकेल दिया जाता है, साथ ही साथ उनकी जो फ्रीडम है वो भी, स्वतंत्रता है वो भी लॉस हो जाती है, वो भी लूज कर देते हैं वो लोग। तो ये दोनों यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन जो रीजन जो है, तो जो असर्शंस है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देख लेते हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। राम मनोहर लोहिया का जो ये सोशलिस्ट लीडर रहते हैं, साथ ही साथ इनको एंटी कांग्रेसिज्म के रूप में भी जाना जाता है। ये इनका जो कॉन्सेप्ट रहता है व्हील ऑफ हिस्ट्री का, व्हील ऑफ हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है, इनका मानना है कि जो सोसाइटी होती है उसमें जो है तो इंटरनल ओसिलेशन होता रहता है क्लास और क्लास के बीच। जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो क्लास और कास्ट के बीच एक ओसिलेशन के रूप में कार्य करता है, यानी क्लास कास्ट में बदलती है और कास्ट क्लास में बदलती है, ये ओसिलेशन चलता रहता है। इसमें उनका मानना है कि जब कोई भी कास्ट जो है तो प्रॉस्पर हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, उसमें प्रोग्रेस करता है, तो क्लास के रूप में बन बन जाता है, क्लास के रूप में कार्य करने लगता है। और वहीं जब उसका डिक्लाइन होता है या डिजनरेशन होता है तो वो क्लास जो है तो कास्ट के रूप में कार्य करने लगती है, कास्ट जैसा बिहेव करने लगती है। तो इस व्हील ऑफ हिस्ट्री को रोकने के लिए, हाल्ट करने के लिए वो बताते हैं कि ये तरीका क्या है, वो ट्रू सोशलिज्म का तरीका है। इनका सोशलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं। ये इनका जो सोशलिज्म वो थर्ड वे के रूप में जाना जाता है, सैंडविच माना जाता है सोवियत स्टाइल ऑफ जो कम्युनिज्म है और नेहरूएन जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, उन दोनों के बीच का। इनका जो सोशलिज्म वो सिंथेसिस है कम्युनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और गांधीयन जो फिलॉसफी है उसका। इसके अलावा ये मल्टी डायमेंशनल इक्वलिटी की बात करते हैं, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल वर्सेस स्पिरिचुअल और मटेरियल इक्वलिटी की बात की जाती है। ये भी 7 रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला तो अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, फिर कास्ट सिस्टम, क्लास और रेशियल इनइक्वलिटीज के खिलाफ, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब शामिल है इनके 7 रिवॉल्यूशंस में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे इनका कोट्स है, पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म रिलीजन एंड रिलीजन इज लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। यानी पॉलिटिक्स क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए धर्म हो सकता है, लेकिन जो धर्म है वो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिटिक्स है, राजनीति है। साथ ही साथ इनका दूसरा कोटेशन है, जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती। इनके कुछ जनरल्स है, याद रखिएगा, जैसे मैनकाइंड जो जनरल है इनके द्वारा लिखा गया, प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में लिखते हैं, द कास्ट सिस्टम लिखते हैं 1964 में, फ्रेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड माइंड 1949 में, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये 1970s में लिखते हैं, मार्क्स गांधी और सोशलिज्म 1963 में, इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न नॉर्दर्न फ्रंटियर इनकी बुक है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, इनको राम मनोहर लोहिया की आपको याद रखना है। कुछ इनके अदर फैक्ट्स भी, ये जो अपना रिसर्च करते हैं वो साल्ट टैक्सेशन इन इंडिया पे करते हैं, ठीक। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करते हैं, 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को लिफ्ट करके सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते हैं, है ना। फिर फॉर्म करते हैं 1952 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मर्ज हो जाती है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक। फिर प्रजा सोशलिस्ट ये सोशलिस्ट पार्टी लोहिया बनाते हैं 1956 में, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से स्प्लिट होने के बाद। फिर 1965 में ये भी मर्ज होता है, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ लोहिया मर्ज हो जाती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, ठीक। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं इनके बारे में। 1952 में ये पचमढ़ी स्पीच देते हैं, जिसमें इनका जो सोशलिज्म का विचार है उसको पेश करते हैं। इनका एक विजन रहता है कि मेगा कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए चित्रकूट में रामायण मेला के रूप में। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, गोवा का लिबरेशन मूवमेंट होता है, इनको आइकन ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म के रूप में जाना जाता है, ठीक।
इनका जो इंस्पिरेशंस रहा है, इनके आधार पे कई सोशलिस्ट पार्टियां बनी है बाद में इंडिया में, देख लेते हैं। जिसमें है समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और जेडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया पर ही है। अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकिंग इन यूरोपियन सोशलिज्म। तो यूरोपियन सोशलिज्म में किन चीजों की कमी पाई जाती है? तो इनका मानना है कि इथोज, इलान और बोल्डनेस, इन तीनों की कमी यूरोपियन सोशलिज्म में पाई जाती है। तो यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये इन्हीं से संबंधित है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर पर है। इसमें है द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन हाउ मेनी सीट इन बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस 1937। 1937 का जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुआ था, उसमें जो बी आर अम्बेडकर की पार्टी थी, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, उसको कितनी सीटें मिली थी, कितने सीटें वो जीतने में सफल हुई थी? तो आंसर होगा यहाँ पर 15। ठीक, तो इनको 15 सीट्स मिली थी, जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें इनकी पार्टी को। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक है जो एग्जाम से पूछी जाती है, इनका क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। कास्ट इन इंडिया 1916 में लिखते हैं, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट जो लिखते हैं 1936 में लिखते हैं, हु वर द शूद्राज जो लिखते हैं ये 1946 में लिखते हैं, द अनटचेबल 1948 में, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट लिखते हैं, द बुद्धा एंड हिज धर्मा ये बुक लिखते हैं 1957 में। ये साथ ही साथ गांधीयंस गांधीजम बुक लिखते हैं, फिलोसफी ऑफ हिंदुजम बुक लिखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन ये इनकी पीएचडी थीसिस रहती है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी बुक भी लिखते हैं। इसके अलावा इन पर जो बुक लिखी गई है वो है अंबेडकर टूवर्ड्स एन इनलाइटन इंडिया, गेल ओम्बेट के द्वारा, याद रखिएगा। साथ ही साथ इनके कुछ जनरल्स भी हैं, जैसे बहिष्कृत भारत इन मराठी में, मूक नायक है और जनता और समता मैगजीन्स हैं। कुछ सोसाइटीज भी ये फॉर्म करते हैं, जैसे बहिष्कृत हितकानी सभा 1924 में, समता सैनिक दल 1924 में, समता समाज समता संघ 1927 में, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 1928 में। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करते हैं वो है 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 1956 में द रिपब्लिकन पार्टी। कुछ अदर फैक्ट्स हैं, जैसे जो पब्लिकली ये बर्न करते हैं मनुष्य स्मृति को 1927 में, ठीक है ना। ये पार्टिसिपेट करते हैं सभी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें, साथ ही साथ इनको इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरल की मांग करते हैं दलितों के लिए, जो ये पाने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन जो पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और इनके बीच, उसमें ये इसको छोड़ देते हैं, अपने जो मुद्दे पर सेपरेट इलेक्टोरल का मुद्दा होता है उसको छोड़ देते हैं। साथ ही साथ ये मेंबर होते हैं वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन के रूप में भी कार्य करते हैं। ये पंचायती राज सिस्टम का विरोध करते हैं, वो मानते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो कास्ट उससे जो है तो कास्ट सिस्टम सस्टेन करेगा। ये इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर के रूप में भी कार्य करते हैं, लेकिन बाद में ये रिजाइन कर देते हैं हिंदू कोड बिल का जो मुद्दा होता है उस पर। ठीक, बाद में ये अपने जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं 1956 में, अपने लाइफ के अंतिम दौर में। ये 1936 में ही अपने भाषण में कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सीट। किस सीट से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है तो अपना पहला लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं? तो लड़ते हैं बॉम्बे सिटी नॉर्थ से। तो डॉक्टर बी अम्बेडकर वाज द कैंडिडेट इन द फर्स्ट इन जनरल इलेक्शन 1952 फ्रॉम द बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो उसका बॉम्बे नॉर्थ सिटी है उसका ओरिजिनल नाम जो डॉक्यूमेंट्स में मिलता है वो बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में मिलता है। तो ये था हमारा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स का जो पेपर हुआ था 2021 का, उसका एनालिसिस। यहाँ पर हमारा जो पहला यूनिट था इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं, 30 क्वेश्चंस जो आए हुए थे। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।